वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक पॉलिटिकल साइंस। तो यूनिट 2 है हमारी आपराधिक न्याय प्रशासन से संबंधित कानून। यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस यूनिट में अपराधों के बारे में कि अपराध हमारे कितने टाइप के होते हैं। अपराध होते हैं हमारे 4 टाइप के। एक है हमारा शमनीय अपराध, एक है अशमनीय अपराध, एक है संज्ञेय अपराध और है असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन और डिटेल में हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है, संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैंने बताया था संज्ञेय अपराध वो होते हैं जहाँ पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। ठीक है, और ये अपराध जो होते हैं गंभीर प्रकृति के होते हैं थोड़े। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 2 संज्ञेय अपराधों के बारे में बताती है। यानी सीआरपीसी की जो सेक्शन 2 है वो हमें संज्ञेय अपराधों के बारे में बताती है कि कौन कौन सा अपराध संज्ञेय अपराध है। ऐसे अपराध जहां पुलिस बिना वारंट या बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। यानी पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है, ना ही मजिस्ट्रेट से इजाजत लेने की जरूरत है। ये अपराध अधिक गंभीर होते हैं, यानी ये जो क्राइम होते हैं काफ़ी सीरियस माने जाते हैं, इसलिए पुलिस को बिना वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, जैसे हत्या, चोरी, अपहरण आदि, ये सब क्या है हमारे संज्ञेय अपराध में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जहाँ पुलिस को वारंट की जरूरत पड़ती है या जहाँ अदालत की या मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, गैर संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट या बिना अदालत की अनुमति के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर पुलिस के पास वारंट नहीं है या जज की अनुमति नहीं है तो किसी भी इंसान को गिरफ्तार नहीं कर सकती। किस मामले में? अगर अपराध असंज्ञेय। अगर संज्ञेय है तो पुलिस क्या कर सकती है, उसे गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के। नेक्स्ट हमारा, ये अपराध कम गंभीर प्रकृति की होते हैं। क्राइम तो क्राइम होता है, लेकिन इस संज्ञेय अपराधों की तुलना में कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जैसे किसी पर हमला करना, धोखाधड़ी की, किसी पर इल्जाम लगाता कि इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, तो ये हमारा असंज्ञेय अपराध में आता है। ठीक है, शमनीय अपराध। सीआरपीसी 320 शमनीय अपराधों के बारे में बताती है। यानी सीआरपीसी की धारा 320 जो है वो हमें बताती है शमनीय अपराधों के बारे में, कौन कौन सा अपराध शमनीय अपराधों के अंतर्गत आते हैं। शमनीय अपराध वे होते हैं जिनसे पक्षकर यानी पीड़ित और अपराधी द्वारा समझौता किया जा सकता है। यानी कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो पीड़ित जिसने अपराध किया वो आपस में समझौता करके उसे टाल सकते हैं। ठीक है, यानी केस वापस ले सकते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं, मान लीजिए किसी ने चोरी की है और आपने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, उसके खिलाफ केस कर दिया। ठीक है, तो आप और जिसने चोरी की है आपस में समझौता कर सकते हैं, चलो मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ या माफ़ कर देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगे हमारे शमनीय। यानी इन्हें क्षमा योग्य अपराध भी कहा जा सकता है, जिसमें क्षमा कर दिया जाता है, यानी माफ़ कर दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करना। ठीक है, ये हमें बताता है सीआरपीसी 320 कौन कौन से शमनीय अपराध हैं। ठीक है, पक्षकर या पीड़ित आपसी समझौते पर पहुंच सकते हैं और किसी मुकदमे या अदालत की अनुमति के बिना भी अपराधी को दोषमुक्त कर सकते हैं। यानी बिना अदालत की इजाज़त लिए आप आपस में समझौता कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि चलो आपको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे शमनीय अपराधों में, जैसे छोटी मोटी चोरी करना, ये सब चीज़ें। जैसे चोरी, जानवरों को मारना। जानवरों को मारना भी अपराध है। आप किसी जानवर को मारते हो, आपके खिलाफ कंप्लेंट हो जाती है, तो क्या होता है कि आपको समझा दिया जाएगा चलो अब ऐसा मत करना। ठीक है, तो बिना अदालत की अनुमति के ही केस वापस हो जाता है। ठीक है, अब है हमारा गैर शमनीय या अशमनीय अपराध। वो अपराध जो सीआरपीसी 320 के अंतर्गत नहीं आते, वो होते हैं हमारे अशमनीय अपराध। ठीक है, इन अपराधों में क्षमा नहीं दी जा सकती। ठीक है, अशमनीय अपराध वे अपराध हैं जो गंभीर हैं और इसलिए वे क्षमा योग्य नहीं है। यानी ये अपराध काफ़ी सीरियस है। एक तरह से आप कह सकते हैं संज्ञेय अपराध भी अशमनीय जो है, इनमें माफ़ नहीं किया जा सकता। ना तो वो इंसान माफ़ कर सकता है, ना ही कोर्ट माफ़ करेगी। ठीक है, मुकदमे के खत्म होने के बाद ही अपराधी को दोषमुक्त या दोषी ठहराया जाता है। अगर आप चाह रहे हैं, मान लीजिए आप पीड़ित हैं, आपके साथ क्राइम हुआ है और जिसने क्राइम किया है, अगर आप चाहें कि मामला हो जाए, ऐसे तो नहीं होने का। अगर आप उसे माफ़ भी करना चाहेंगे ना तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये गैर शमनीय अपराध है। इसमें जब तक अदालत उसे दोषी नहीं ठहरा देगी, या तो दोषी ठहराया जाएगा या उसे रिहा कर दिया जाएगा।
बिना अदालत के फैसले कुछ नहीं हो सकता। आपकी मर्जी भी होगी ना, जब भी कुछ नहीं हो सकता इनमें, ठीक है, क्योंकि ये अपराध काफ़ी गंभीर प्रकृति के मानते हैं इन्हें, तो इसलिए इनमें कुछ नहीं हो सकता। थर्ड है हमारा शिकायत। शिकायत या कंप्लेंट, कंप्लेंट कैसे की जाती है यहाँ हम पढ़ेंगे, और इसके आगे हम बात करने वाले हैं FIR के बारे में। तो पहले हम शिकायत के बारे में बात करते हैं कि शिकायत होती क्या है आखिर। शिकायत किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधिकारी को दी गई लिखित या मौखिक सूचना है जिसमें आरोप लगाया जाता है कि अपराध किया गया है। यानी कंप्लेंट जो है वो किसी के भी खिलाफ की जा सकती है। आप उसे बोलकर भी बता सकते हैं और लिखकर भी बता सकते हैं, ठीक है। बताया जाता है कि मेरे साथ ये अपराध हुआ है, ठीक है। एक शिकायत सार्वजनिक होने के साथ साथ निजी भी हो सकती है। यानी कंप्लेंट जो है वो पर्सनली भी हो सकती है कि आप नहीं चाहते कि सबको पता लगे, तो शिकायत जो क्या होती है निजी भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत कहाँ दर्ज होती है? पुलिस स्टेशन में। और FIR भी कहाँ दर्ज होती है? हमारी पुलिस स्टेशन में। अभी ज़रूरी नहीं है कि शिकायत वही दर्ज करेगा जिसके साथ कुछ हुआ हो, ठीक है। कोई भी कर सकता है शिकायत। मान लीजिए किसी इंसान ने चोरी करी है और किसी का फ़ोन चुरा लिया गया, ठीक है। जिसका फ़ोन चुराया उसने शिकायत नहीं करी और दूसरे इंसान ने देख लिया कि हाँ इसने फ़ोन चुराया, तो वो इंसान क्या करेगा? उसके खिलाफ जाके शिकायत कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका फ़ोन चोरी हुआ है वो ही शिकायत करे, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस FIR और शिकायत में अंतर के बारे में। शिकायत किसी व्यक्ति के द्वारा मौखिक या लिखित सूचना है। यानी शिकायत जो हमारी वो लिखकर भी दी जा सकती है और बोलकर भी, जबकि FIR जो है हमारी एक औपचारिक दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है। अब शिकायत किसने करी? एक इंसान ने, ठीक है। शिकायत उस इंसान ने करी, अब वो लिख कर भी दे सकता है और बोल कर भी। जबकि FIR में क्या होता है, आप बोलोगे FIR जब भी लिखी जाएगी, अगर आप लिख कर दोगे पुलिस स्टेशन में FIR जब भी लिखी जाएगी। FIR एक डॉक्यूमेंट होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ पूरी डिटेल होती है, पुलिस स्टेशन का नाम होता है, सब कुछ होता है। जबकि शिकायत में ऐसा नहीं होता। शिकायत एक इंसान के द्वारा लिखी जाती है जो पुलिस स्टेशन में दी जाती है, लेकिन जिसे भी दी जाएगी पुलिस स्टेशन में ज़रूरी नहीं है कि शिकायत को लिखाई जाए, ठीक है। जबकि FIR एक औपचारिक दस्तावेज है जो पुलिस के द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि शिकायत किसी इंसान के द्वारा तैयार की जाती है, लिखित रूप में दी जाती है या मौखिक रूप में। जबकि FIR में ऐसा नहीं है, FIR सिर्फ पुलिस के द्वारा ही तैयार की जाती है। शिकायत लिखित रूप में हो ये ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि शिकायत आपकी लिखित रूप में हो। आप बोलकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये इंसान मार रहा है, ठीक है। मान लो आप कोई किसी से ज़बरदस्ती लड़ाई कर रहा है, आप पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कर सकते हो कि सर ये मुझे मार रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ज़रूरी नहीं कि उसे लिखाई जाए, ठीक है। जबकि FIR जो है हमारी लिखित रूप में होना बहुत ज़रूरी है। FIR में सारी डिटेल होती है, जिसने FIR करवाई उसका नाम, एड्रेस वगैरह, जो भी अपराध है उस चीज़ के बारे में होता है। और FIR जो होती है वो संज्ञेय मामलों में होती है, जो संज्ञेय अपराध जो है हमारे, ठीक है, वो मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ। शिकायत करने पर जांच करनी ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने शिकायत करी है तो उसकी जांच पड़ताल की जाए, ठीक है। FIR होने पर पुलिस को जांच करनी होती है। अब जब FIR होती है तो पुलिस को जांच करनी होती है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि संज्ञेय मामलों में पुलिस बिना वारंट के जांच वगैरह कर सकती है, जबकि गैर संज्ञेय मामलों में मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है। अब शिकायत तो छोटा मोटा मामला है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जाँच की जाए, जबकि FIR में जाँच करनी ही करनी है पुलिस को, ठीक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, FIR हमारी। अब FIR जो है वो होती है हमारी CRPC 154 के तहत। CRPC 154 में 3 सेक्शन है या 3 धाराएं जो हमें FIR के पूरे प्रोसेस के बारे में बताती है। तो आगे हम FIR के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा किसी अपराध की सूचना मिलने पर तैयार किया जाता है। हमने अभी पहले ही पढ़ा कि FIR जो है पुलिस के द्वारा तैयार की जाती है। कब तैयार की जाती है? जब संज्ञेय मामले, ठीक है। जबकि शिकायत जो थी वो वहाँ ऐसा नहीं था। शिकायत में पुलिस द्वारा कुछ तैयार नहीं किया जाएगा, जो शिकायत करता है वो बोलकर भी बता सकता है, लिखकर भी बता सकता है। जबकि FIR को पुलिस को लिखना ही लिखना होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है उस पर, ठीक है। अब तो ऑनलाइन FIR होने लगी है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है हमारी FIR जो है CRPC 154(1) के तहत दर्ज की जाती है। मैंने बताया था कि 3 सेक्शन है और
पहला सेक्शन जो है वो एफआईआर दर्ज करने के बारे में बताता है। ठीक है, एफआईआर केवल संज्ञेय अपराधों की सूचना मिलने पर ही पुलिस के द्वारा दर्ज की जाती है। अगर कोई मामला संज्ञेय है तभी पुलिस एफआईआर करेगी। अगर गैर संज्ञेय मामला है या असंज्ञेय मामला है तो उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। उसमें आप पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ेगी, जब पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में कि एफआईआर का पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है, एफआईआर अपने अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी चाहिए। यानी जो भी आपके क्षेत्राधिकार है पुलिस स्टेशन, वहाँ पर आपकी एफआईआर होगी। मान लीजिए आपके घर में चोरी हुई है और आपके जहाँ भी आप रहते हो जो उस क्षेत्र का पुलिस स्टेशन है, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो पुलिस स्टेशन आता है वहाँ पर ही आपकी एफआईआर होगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है हमारा। दूसरा है, यदि ऐसा नहीं है तो 0 एफआईआर दर्ज की जा सकती है। मान लीजिए आप कहीं पर गए हो और वहाँ पर आपका फ़ोन चोरी हो गया। अब वो जगह आती किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकार में, तो इस मामले में क्या होगा, 0 एफआईआर दर्ज होगी। हम देखते हैं कि 0 एफआईआर क्या है हमारी। जब एक पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किए गए कथित अपराध के बारे में शिकायत मिलती है तो वह एफआईआर दर्ज कर सकता है। फिर इसे आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर देता है। मान लीजिए आपका होता है फ़ोन चोरी। ठीक है, अब 2 पुलिस स्टेशन, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, अपराध होता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो है ये आता है इस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, ये वाला जो इस एरिया है हमारा, कि यहाँ इसके जो भी अपराध होंगे उसकी एफआईआर यहाँ पर दर्ज। लेकिन आप चले जाते हो यहाँ पर नंबर 1 वाले पर, तो ये क्या करेंगे, आपकी 0 एफआईआर लिख लेंगे। यानी अपराध कहाँ हुआ था, यहाँ पर। तो ये जो आपकी जो एफआईआर है वो ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी जगह जिस क्षेत्राधिकार का वो मामला होगा। ठीक है, नंबर 1 ये था और यहाँ पर हुआ था आपका अपराध, ये एरिया आता है इनके अंतर्गत, और एफआईआर कराने गए आप इस पुलिस स्टेशन में, तो ये आपकी एफआईआर ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, 0 एफआईआर। यदि एफआईआर मौखिक रूप से दर्ज कराई जाती है तो पुलिस द्वारा उसे लिखा जाएगा। अगर आप पढ़ नहीं लिख सकते, लिख कर नहीं दे सकते, तो आप बोलकर भी पुलिस ऑफिसर को बता सकते हो कि ये अपराध हुआ है, तो पुलिस उसे लिखेगी। ठीक है, सीआरपीसी 154 के तहत एफआईआर पीड़ित गवाह या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मौखिक या लिखित रूप में दर्ज कराई जा सकती है। यानी सीआरपीसी 154 के तहत आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो, चाहे वो पीड़ित हो, गवाह हो, कोई भी इंसान, वो एफआईआर बोलकर भी दर्ज करा सकता है और लिखित रूप में भी दे सकता है। ठीक है, जो आप लिख कर देंगे तो पुलिस ऑफिसर जो है, जो एफआईआर का डॉक्यूमेंट है वो उसमें लिख लेंगे। ठीक है, एफआईआर पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाई जाएगी और उस व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर कराए जाएंगे। यानी जो भी एफआईआर करवाएगा उसके साइन होंगे एफआईआर पर। अगर वो मना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साइन करना बहुत ज़रूरी होता है एफआईआर पर। ठीक है, एफआईआर की एक कॉपी शिकायतकर्ता को मुफ्त दी जाएगी, ये उसका अधिकार है, जो हमें बताती है सीआरपीसी 154 की धारा 2। यानी उस इंसान का ये अधिकार है जिसने एफआईआर की है, उसे फ्री में उसकी एक कॉपी दी जाएगी एफआईआर की, कि आपको क्या पता कि आपने एफआईआर कराई है। अगर आपके पास कॉपी है आप दिखा सकते हो कि मैंने कभी एफआईआर कराई थी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एफआईआर में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए। यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एफआईआर के अंदर एक होनी ही चाहिए, ज़रूरी चीज़ें जो हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें हमारी जो है, पहला है हमारा शिकायतकर्ता का नाम, उसका पता, फ़ोन नंबर, जिसने एफआईआर कराई है उसका नाम, एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर। दूसरा है हमारा अपराधी का नाम, पता, फ़ोन नंबर। अगर आपको पता है कि अपराधी कौन है तो नाम लिखवा दीजिए, एड्रेस पता है वो भी लिखवा दीजिए। जो भी मतलब अपराधी के बारे में आपको पता है वो आप लिखवा सकते हैं, नहीं पता तो कोई बात नहीं। थर्ड है हमारा अपराध किसके खिलाफ हुआ, पीड़ित या शिकायतकर्ता। एक होता है कि पीड़ित एफआईआर कराता है, एक होता है शिकायतकर्ता कराता है। यानी शिकायतकर्ता कोई भी हो सकता है, पीड़ित तो वो है जिसके खिलाफ अपराध हुआ। ठीक है, अब उसका नाम लिखा जाएगा कि मान लीजिए किसी और ने एफआईआर कराई, अब उससे पूछा जाएगा कि अपराध किसके खिलाफ हुआ, पीड़ित कौन है, तो जो पीड़ित होगा उसका नाम लिखा जाएगा। अगर कोई दूसरा इंसान एफआईआर करता है किसी और के लिए, ठीक है, शिकायतकर्ता का तो लिखा ही जाएगा, साथ में जो पीड़ित है उसका भी लिखा जाएगा। अपराध का समय, स्थान, दिनांक, यानी जहाँ क्राइम हुआ वहाँ वो जगह, टाइम और डेट, कब वो क्राइम हुआ। ठीक है, अपराध के गवाह का विवरण,
यानी जिसने भी क्राइम होते हुए दिखा है उसके बारे में पूरी डिटेल, एड्रेस वगैरह, नेम, जितनी भी चीज़ें सब उसके बारे में होंगी जो अपराध का गवाह है। ठीक है। नुकसान के बारे में जानकारी, अगर आपका कोई नुकसान होता है किसी भी तरह का, पैसों का, कोई कीमती चीज़, चोट आती है, जो भी चीज़ें वो आपको सब बतानी पड़ेगी। ठीक है। अपराध के बारे में विस्तार से जानकारी और क्रमवार से, यदि हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो हथियारों के बारे में जानकारी। सबसे पहले ये सब होने के बाद आपको पूरी डिटेल के बारे में बताना है, बिल्कुल क्रमवार, जैसे 1 2 3 करके, पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ये सब चीज़ आपको बताना है। अगर हथियारों का इस्तेमाल हुआ है तो हथियारों का नाम भी बताना है, कौन कौन सा हथियार है वो सब की डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो। FIR में सही जानकारी देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पुलिस को गलत बयान या जानकारी देता है तो CRPC 182 और CRPC 211 के तहत सजा का पात्र होगा। यानी कि आप झूठी झूठी बातें पुलिस स्टेशन में FIR में जाकर लिखवा दो, नहीं। अगर जांच में पता चलता है कि आपने झूठ बोला है तो आपके खिलाफ उल्टा कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, CRPC 182 और 211 के तहत। ठीक है। अब बात आती है, अगर पुलिस FIR करने से मना कर दे तो आप क्या करोगे। अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना कर देगी, आप उनसे लड़ तो सकते नहीं, तो इसलिए CRPC 154 की धारा 3 बताती है हमें, सेक्शंस में बटे हुए हैं 1 2 3 में। तो पहले के 2 हमने पढ़ लिए। ठीक है, 3 जो बताती है वो बताती है पुलिस अगर FIR दर्ज न करे तो हम क्या करें, तो हम वो पढ़ते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा मना करने पर CRPC 154(3) में कहा गया है कि ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति संज्ञा अपराध के बारे में लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक को डाक से भेज सकता है। अगर पुलिस आपकी FIR करने से मना कर देती है तो आप क्या करोगे, पुलिस अधीक्षक जो है, जिसे SP कहते हैं हम, उन्हें आप एक लेटर लिख सकते हो। ठीक है, अगर संज्ञेय मामला है जब, वैसे नहीं, अगर गैर संज्ञेय मामला है तो आपको लेटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर संज्ञेय मामला है तो आप SP को लेटर लिख सकते हो। ठीक है, यदि SP को लगता है कि अपराध संज्ञेय है तो वह खुद भी इस मामले की सीधे जांच कर सकता है या अधीनस्थ अधिकारी को जांच के लिए निर्देश दे सकता है। अब लेटर चला जाता है हमारे SP के पास। ठीक है, अब SP साहब को लगेगा कि हाँ ये संज्ञेय अपराध है तो वो खुद भी इसकी जांच कर सकते हैं, या फिर जो उनके अंडर जो भी पुलिस ऑफिसर होगा उसे भी जांच के निर्देश कर दे सकते हैं कि आप जांच करो। ठीक है, ऐसे अधिकारी को इस अपराध के बारे में वह सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां होती हैं। पुलिस स्टेशन का प्रभारी कौन होता है, SHO होता है, SI भी होते हैं। ठीक है, ये भी होते हैं। अब जिसे SP निर्देश देगा कि आप जांच करो, वो जो अधिकारी होगा उसके पास वो सभी पावर्स होंगी जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी के पास होती है। ठीक है, तो वीडियो हमारी यहीं एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।